This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में उनकी रूट्स हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत हो रही है प्रोडक्ट्स के ज़रिए। नई नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा है। और अगर हम बात करें तो दो चार चीज़ें, अब वर्ल्ड हेल्थ डे पे ख़ास तौर पर ये बातें होती हैं कि जी कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों की सेहत पे कोई मुज़र असरात मुरतब ना हो। कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की खिदमत की जाए, लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स दी जाएँ जिसके ज़रिए एक तो ये कि उनको सहूलत मिले, फैसिलिटीज़ मिले, और साथ ही साथ उनको हेल्थ के हवाले से कोई ऐसे इशूज़ ना हो। हमने देखा कि रिसेंटली रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज वगैरह की काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी हो रही है टीवी पे। ये बताया जाता है कि जी ये मॉस्किटो रेपेलेंट है, ये इंसेक्ट रेपेलेंट है, और ज़ाहिर है उससे हम देखते हैं कि अक्सर ये बात की जाती है कि जी वो फ्यूमिगेशन करवा दें घर में, ऐसे को बग्स आ जाते हैं, कॉकरोचेज़ आ जाते हैं। अब जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं जो इस तरह के इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं, तो उससे ज़ाहिर है एक बेनिफिट तो होता ही है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए हम अक्सर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में देखें, अगर हम बिजली की बात करें तो तकरीबन 4000-5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अब इसमें ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जानी चाहिए जिसके ज़रिए आप एक तो बिजली बचाएं, दूसरा आपके जेब पे भी वो भारी ना हो। पाकिस्तानी कंपनीज़ जो पाकिस्तान में ही प्रोडक्ट्स बना रही हैं, यहाँ से फिर बरामदात भी हो रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, उनको हमें हाईलाइट लाजमी करना चाहिए। और पाकिस्तान में फिर हम अक्सर बात करते हैं होम अप्लाइंसेस के हवाले से। अब अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, पहले इतनी ज़्यादा आगाही नहीं थी। अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ शहरों में बल्कि देही इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है होम अप्लाइंसेस का। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद हसन जमील साहब ने। आप जनरल मैनेजर मार्केटिंग हैं फॉर डॉलर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हसन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले ऐसा नहीं बताएं कि पाकिस्तान में होम अप्लाइंसेस का इस्तेमाल आप समझते हैं कि अगर हम 10 साल पहले की बात करें, आज की बात करें, तो काफ़ी बड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है दोनों सूरतों में। मतलब एक तो नंबर ऑफ़ जो कस्टमर्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तब्दील हुए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। और लोगों में, आपको पता है, अब लोगों में पहले एक ज़माने में ये होता था, अप्लाइंसेस के बारे में टिपिकल ये था कि आपने एक दफ़ा फ्रिज ख़रीद लिया फॉर एग्जांपल, तो जब तक वो ख़राब नहीं होगा तब तक आप फ्रिज इस्तेमाल करते रहेंगे। अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब चूँकि एक तो टेक्नोलॉजी की बात है और उसके अलावा जो ये अप्लाइंसेस हैं लोगों के घरों का इंटीग्रल पार्ट हैं, लोगों के घरों की एस्थेटिक या ब्यूटी को इम्प्रूव करते हैं। पहले आप जाते थे किचन में, तो किचन एक बंद कमरा होता था जिसमें एक दरवाज़ा होता था और उसमें खातून खाना अंदर खाना बनाती थी, तो लोगों को इंटरेस्ट इससे होता था कि खाना पका क्या है। लेकिन अब खाना पक कैसे रहा है और किचन लगता कैसा है, ये चीज़ें लोगों के लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई हैं। तो अब चूंकि विजिबल किचन्स हैं, तो इसकी वजह से जो अप्लाइंसेस वहाँ रखे जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, इनका भी एस्थेटिकली उसी लेवल का होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से एक तो ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में लोगों का जो एस्थेटिक सेंस है वो बहुत इंप्रूव हुआ है कंज्यूमर्स का, और उन्होंने इनकी परचेजेस की वजह से परचेजेस भी बढ़ी हैं, तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हुए हैं। सेकेंडली ये हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे सारी दुनिया में हर चीज़ में फास्ट होती चली जा रही है, तो अप्लाइंसेस भी चूँकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके अंदर भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, या वैसे कंज्यूमर्स को अब खासतौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए कंज्यूमर की अवेयरनेस लेवल बहुत ऊपर चला गया है, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो ये वो अब रियल चैलेंजिंग एरा है जिसमें कि बेसिकली अप्लाइंसेस में आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट कि आपने एक डिज़ाइन बना दिया एक रेफ्रिजरेटर में फॉर एग्जांपल, और वो अगले 10 साल तक वो डिज़ाइन चल रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है, और कस्टमर का फ्रिज ख़राब होगा तभी वो दूसरा फ्रिज खरीदने आएगा। अब कस्टमर्स अगले 2 से 3 साल में अपनी प्रोडक्ट्स चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनको नए और बेहतर ऑप्शंस जो कि उनके लिए रेलेवेंट है वो मिल जाते हैं। ये एक्चुअली हकीकत है कि अगर हम देखें तो पहले ऐसा होता था कि जी एक प्रोडक्ट खरीद ली और एक नस्ल नहीं बल्कि 2 नस्लें उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी खरीदा या रेफ्रिजरेटर खरीदा तो वो चलता ही रहता था। लेकिन अब लोग बड़ी जल्दी चेंज करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 4 या 5 साल। जी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? क्या डिज़ाइन जो चेंज होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि प्रोडक्ट देखते ही दिल करता है कि यार वो पिछली वाली प्रोडक्ट को ज़रा हटा दें इसको, या फिर आप समझते हैं कि होम अप्लाइंसेस की अगर जब बात की जाए तो मार्केटिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है कि जी आप अपनी पुरानी प्रोडक्ट दे दें, कुछ थोड़े से पैसे दें और नई प्रोडक्ट ले लें, और फिर ज़ाहिर है उससे बहुत सारे फ़वाइद। एक तो कि जैसे हम इस्थेटिक सेंस की बात करते हैं कि
कि खूबसूरती भी आ जाती है कि प्रोडक्ट देख के दिल करता है कि प्रोडक्ट को ही देखते रहें। जी। सेकेंडली फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा, असल वजूहत आपके ख्याल में जो ये तेज़ी से चेंज हो रहा है कि जी आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, 3 साल के बाद आप खुद ही कहते हैं कि मैंने अभी इसको रिप्लेस करना है। जी देखिए, एक तो खैर मेरा ख्याल है जो चेंज की मेजर रीज़न है वो कंज्यूमर खुद है, क्योंकि कंज्यूमर की अब अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है। तो जब कंज्यूमर की अवेयरनेस लेवल होती है तो वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि जब वो मार्केट में जाए तो उसको ये प्रोडक्ट्स मिलें। अच्छा, वहाँ पे अब जितने प्लेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ज़ाहिर है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, अब हम कोई ऐसी रोज़ी पिक्चर की बात नहीं करेंगे कि हम सिर्फ पाकिस्तान के चंद जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके पॉश एरियाज़ में जो कंज्यूमर रहते हैं, हम सिर्फ उनकी बात करें। हम तो बेसिकली मासेस की बात करते हैं। तो जब हम मासेस की बात करते हैं तो एक तो मासेस के लेवल पे अवेयरनेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। दूसरे देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि अप्लाइंसेस के यूजेज के साथ एक आम आदमी की लाइफ में जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान में बतौर ख़ास। मिसाल के तौर पे आपको पता है अप्लाइंसेस के अंदर सारे अप्लाइंसेस बिजली से चलते हैं, और बिजली से चलने की वजह से जो बिजली के 2-3 देरीना मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनमें से एक का आपने जिक्र शुरू में किया कि शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में बिजली का। अच्छा, जब शॉर्टफॉल नहीं होता तो बिजली आती है तो उसके वोल्टेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर वोल्टेजेस भी आपको ठीक मिल जाते हैं और आप अपने अप्लाइंसेस बड़ी खुशी इस्तेमाल कर लेते हैं तो महीने के एंड पे एक पर्चा आपके घर में आता है जिसको बिल बोलते हैं। तो जब वो आपके सामने आता है तो वो देख के आपको ज़्यादातर लोगों की तबीयत ख़राब होती है। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उनको काम करने की ज़रूरत थी पास में, और डॉलन्स ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। ये दिस इज़ द वेरी एरिया एक्चुअली जहाँ पे डॉलन्स ने एनर्जी के हवाले से जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, इनके सोल्यूशंस डॉलन्स अपनी प्रोडक्ट में लेकर आया। और डॉलन्स की सक्सेस की माशाल्लाह जो रीज़न है वो है भी यही, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, आम अवाम हैं, उनके जो अंडरलाइन मसाइल हैं, अगर हम उनकी तरफ देखना शुरू करें तो एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक एनर्जी प्रिजर्वेशन है या एनर्जी के क्राइसिस जो कि पूरी दुनिया में है, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस तरह करके 3-4 मैटर्स हैं जो भी रिपोर्ट्स आप पढ़ें उनमें ज़रूर पब्लिश हुए आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान के बारे में, चाहे वो इंटरनल रिपोर्ट्स हों या एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हों। डॉलन्स ने इनमें से 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है कंज्यूमर्स का, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड हैं सारे हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, एक उस लाइन के ऊपर बहुत काम किया है। दूसरा एनर्जी प्रिजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जैसे वोल्टेजेस की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, तो डॉलन्स वाज द फर्स्ट वन, आज से कोई 4 साल पहले एक यूनिक सोल्यूशन हम लेकर आए यहाँ पाकिस्तान में अपने अप्लाइंसेस में, जो कि लो वोल्टेज स्टार्टअप प्रोडक्ट्स हैं। यानी आपका रेफ्रिजरेटर अब 135 वोल्ट पे भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि घरों में नॉर्मली 220 वोल्ट्स आने चाहिए। अगर नॉर्मली आपको पता है घरों में 220 नहीं आ रहे होते, अंडर वोल्टेजेस आते हैं। 180 वोल्ट 185 वोल्ट पे आपके रेफ्रिजरेटर चलते हैं। जब इससे नीचे वोल्टेज जाता है तो आपका रेफ्रिजरेटर चलना बंद हो जाता है या कंप्रेसर में से आवाज़ आने लगती है। कंज्यूमर परेशान होता है क्योंकि इससे प्रोडक्ट की लाइफ ख़राब होती है। इसके सोल्यूशन के तौर पे डॉलन्स ने पहले रेफ्रिजरेटर्स में, फिर एयर कंडीशनर्स में लो वोल्टेज सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। इसके बाद एनर्जी सेवर सीरीज़ आई जो कि डॉलन्स ने 2 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिनमें कि बेसिकली आपकी बिजली की सेविंग इन्वॉल्व है। तो आपको बिजली का बिल देख के तबीयत जितनी ख़राब होती है वो थोड़ा उसका इम्पैक्ट आप कम कर सकते हैं। नहीं, बहुत देखिए ना, आप वन टाइम तो ठीक है, यू कैन स्पेंड मनी, आप पैसे खर्च करके एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना जो है, उसको संभालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि बिजली का बिल आप अगर कम आता है तो दैट इज समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ स्लेस। जी, दैट्स करेक्ट। उसमें इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज बात करें, तो अगर मैं डॉलन्स की प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप क्या समझते हैं कि एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट लेता है तो वैसे अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपये आते हैं बिल, तो अगर डॉलन्स की प्रोडक्ट है, जस्ट एन एग्जांपल, कितने % कम? देखें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट सीरीज़ हैं उनमें डिफरेंट है। ऑन एवरेज आप ये समझ लें कि जो इन्वर्टर प्रोडक्ट्स हैं ये तकरीबन आपकी 60% की सेविंग देती हैं, 60% की। जी, दैट्स राइट। और इसका मैं आपको जो एक सबसे खूबसूरत पहलू है जो आम आदमी नहीं सोचता, एक्सक्यूज मी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आई एम श्योर के जो आपके लिसनर्स हैं जितने सुनने वाले हैं उनको भी बहुत इसमें इनकरेजिंग फील होगा। हमारे यहाँ जब कभी भी हम लोगों में बैठते हैं या टीवी चैनल्स पे बैठते हैं तो हमेशा हम एनर्जी के शॉर्टफॉल की बात करते हैं, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। कोई सोल्यूशन लेके हम वो डिस्कशन ख़त्म नहीं कर पाते कभी भी। डॉलन्स चूँकि एक प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड है, तो डॉलन्स ने ये सोचा कि प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करना तो बहुत आसान है, सोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करना मेन काम है। तो डॉलन्स ने इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की और उसमें कुछ लीडिंग जो इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियर्स थे उनको इन्वॉल्व किया गया। हमारे R&D डिपार्टमेंट ने इसको इनिशिएट किया था मार्केटिंग के साथ मिलके, एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि पाकिस्तान के अंदर अगर हर घर में जो रेफ्रिजरेटर और सिर्फ एक स्प्लिट ले लेते हैं, स्प्लिट आमतौर पे घरों में ज़्यादा होते हैं, बट फर्ज कर लें एक रेफ्रिजरेटर और एक स्प्लिट ले लेते हैं, अगर इस एक रेफ्रिजरेटर और एक स्प्लिट को
रिप्लेस कर दिया जाए डॉलन्स के इन्वर्टर स्प्लिट और इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर से, तो पाकिस्तान में इतनी बिजली की सेविंग हो सकती है कि उससे 11 गांव रोशन किए जा सकते हैं। That's wonderful। देखिए यही ना कि आगाही, बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। मैं बताऊंगा, अगर सिर्फ जैसे आपने एक स्प्लिट की बात की, अगर मेरे घर में हर महीने 20,000 रुपये का बिल आता है, वो उसका रीज़न है कि ज़ाहिर बेडरूम का एसी तो हर वक्त ही चलता रहता है ना, कि बच्चे ज़ाहिर छोटे हों, तो अब उस 20,000 रुपये को देख के हर महीने यही चीज़ सामने आती है कि यार क्या 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 किया जाए। बस सिर्फ एक ही मेरे ख्याल में दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह करे कि मौसम ज़रा ठंडा हो जाए ताकि ऐसी नहीं, हालांकि अगर आप वैसे कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर एक कंज्यूमर ने, कस्टमर ने अपने घर में एयर कंडीशनर लगाया है तो उसका ये राइट है कि उसने अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए लगाया ना, तो उसका ये राइट है कि वो अगर रात के टाइम पे इस्तेमाल करता है पूरी रात के लिए या दिन के टाइम पे भी इस्तेमाल करता है, तो उसको इतनी लिबर्टी हो और इतना वो उस चीज़ को, मतलब उस बेनिफिट को एंजॉय कर सके प्रोडक्ट के। व्हाट इज़ द पॉइंट कि पाकिस्तान में बहुत से घर आज ऐसे हैं, और मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग रिलेट कर लेंगे शायद इस चीज़ को, जहां पे पूरी फैमिली रात को एक कमरे में सोती है। गुडनेस। ऑल्दो के 3 कमरों में एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, लेकिन चलाना चूंकि एक है बिजली के बिल को कंट्रोल करने के लिए, तो पूरी फैमिली एक कमरे में आके सोती है। ठीक है, अब दिस इज अनफॉर्चुनेट कि एक कस्टमर की इतनी एबिलिटी है कि वो 3 कमरों में अपने बच्चों के बेडरूम में भी एसी लगा सकता है, अपने वालिदैन के रूम में भी लगा सकता है, अपने रूम में भी लगा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब उसको इस्तेमाल करने का टाइम है तो उसको वो एक जगह सबको इकट्ठा करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारा बीइंग पाकिस्तानी ब्रांड ये रोल है कि हम अपने पाकिस्तानी कंज्यूमर के लाइफ स्टाइल पर काम करें, और लाइफ स्टाइल बेसिकली यही है कि आप अगर एक प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको पूरे थ्रॉटल पे इस्तेमाल करें। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कि आप एक स्मार्टफोन खरीदें और उसको सिर्फ फोन करने या रिसीव करने या एसएमएस करने के लिए इस्तेमाल करें और उसके बाकी फीचर इस्तेमाल ना करें। अग्रीड। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ठीक है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसको देख के कंज्यूमर ज़ाहिर अट्रैक्ट होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर 20,000 रुपये आ रहे हैं, अगर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो 20,000 की बजाय 5-6 हज़ार रुपये आ जाएगा, और फिर एक प्रोडक्ट की जगह आप 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बताएं कि बाय एंड लार्ज जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जब एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती है, वो है उसका टैगलाइन। तो टैगलाइन कुछ ऐसा समटाइम्स होता है कि लोगों की ज़बान पे आ जाता है, और अगर डॉलन्स की बात करूँ तो टैगलाइन इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? देखिए, क्रेडिट तो मैं कहूँगा जो पूरी डॉलन्स की फैमिली है इसमें, जिसने इसमें रोल प्ले किया, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। डॉलन्स रिलायबल है अगर सिर्फ मार्केटिंग की टैगलाइन के तौर पे यूज़ किया जाए और डॉलन्स अपने प्रोमिसेस पूरे ना करे कस्टमर से। देखें, हमारा अप्लाइंसेस के अंदर चूंकि प्रोडक्ट जब घर पे जाती है और उसके बाद इस्तेमाल होती है तो राब्ता शुरू होता है कस्टमर से उस दिन जिस दिन वो घर में इस्तेमाल होनी शुरू हुई। तो दूसरे ब्रांड जैसे FMCG ब्रांड्स हैं, उनका राब्ता वहाँ खत्म, आमतौर पर उनका राब्ता वहाँ खत्म हो जाता है वंस प्रोडक्ट इज सोल्ड, बिकॉज वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। तो नेचुरली उसके अंदर आपने एक, अगर मिसाल के तौर पर एक सॉफ्ट ड्रिंक परचेज की, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक जब आपने कंज्यूम कर ली तो उसके बाद वो उस वक्त की परचेज आपकी क्लोज हो गई। लेकिन अप्लाइंसेस के केस में ऐसा नहीं। अप्लाइंसेस के केस में जनरली अप्लाइंसेस घरों पे, लोगों के घरों पे 3 साल से लेकर 7 साल तक लास्ट करते हैं आमतौर पे। इस दरमियान में जो कंपनी है या जो ब्रांड है उसका जो कनेक्टिविटी है कंज्यूमर के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वहाँ पे अगर रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट ना करें और हमारा कस्टमर एक ख़राब प्रोडक्ट की कंप्लेन लेके भागता रहे और उसकी कंप्लेन कोई ठीक करने वाला ना हो, और हम अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में बोलें कि डॉलन्स रिलायबल है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो रिलायबिलिटी हमारे लिए डॉलन्स में जब हम बात करते हैं तो हम उसको एक एज अ कल्चर लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हैं या हमारे बायर्स हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे रिटेलर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग सेल करते हैं, बैंकर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब के साथ हमें रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। बल्कि इसी पे जी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सर्वे कर लिया जाए। श्योर। कि जी लाइक एक प्रोडक्ट आपने ले ली, उसके बाद कस्टमर को कन्वीनियंस कितनी होती है। व्हाट आई फाउंड, ये बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन सैंपल है कि जब हमने पूछा कुछ लोगों से कि जी आपने प्रोडक्ट तो ले ली, उसके बाद जो एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है उस कंपनी को उस कस्टमर के साथ, वो कैसी रही, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जी प्रोडक्ट अगर हमने ले ली और अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई मसला आ जाता है प्रोडक्ट में, थोड़ा बहुत समटाइम्स आए, तो जब हम कॉल करते हैं सर्विस सेंटर को तो इमीडिएटली एक नंबर हमें SMS हो जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि जी द पर्सन विल कम टुमारो, कितने बजे आएँ, वो ये कन्वीनियंस भी पूछते हैं कि 10:30 बजे 11 बजे, और उसी वक्त बंदा आता है। जब बंदा आता है तो वो प्रोडक्ट जो उसमें अगर रिप्लेस करनी है तो वो भी साथ लाता है, रिप्लेस करता है, और एक पर्ची देता है कि जी ये इतना अमाउंट है और वही अमाउंट चार्ज करता है। अगर हम कहें कि जी ये एक्स्ट्रा रख लो तो कहता है कि नहीं,
मेरी कंपनी में अगर शिकायत होगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी जी, वही अमाउंट चार्ज करता है। और उसके बाद जब वो बंदा वहाँ से चला जाता है तो कंपनी फिर कॉल करके कस्टमर से कहती है कि बंदा वक्त पे आया था और जो चीज़ रिप्लेस की है वो ठीक चल रही है, अगर कोई मसला है तो बताएं। दैट इज़ गुड थिंग, वी मस्ट अप्रिशिएट। बेसिकली देखें, यही वो चीज़ें जो इनिशिएटिव्स हैं रिलायबिलिटी को इंडोर्स करने के लिए। हमारे पास पाकिस्तान का अप्लाइंसेस की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ERP सिस्टम है जो कि इसको इस लेवल तक मेजर करता है कि आज की डेट में एज ऑफ नाउ 29 जून को इस वक्त अगर हम 11:30 बजे बैठे हुए हैं तो 11:30 बजे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कितनी कंप्लेंट्स हैं वो सारी स्क्रीन पे आ रही हैं यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में कराची में बैठ के, और उनमें से किस वक्त कितनी अटेंड हो चुकी हुई हैं, कितनी अटेंड होने के दरमियान हैं, कितनी सुबह से अब तक क्लोज हो चुकी हैं, कितनी शाम तक क्लोज होंगी, इसका कंप्लीट स्टेटस मौजूद है। और हर स्टेटस यूनिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंप्लेन में हमें कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है तो अगर हम उसको जाके ड्रिल डाउन करें तो वो किस कस्टमर की कंप्लेन है, किस शहर से कंप्लेन है, उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उस कस्टमर की वॉइस रिकॉर्डिंग जिस वक्त उसने कंप्लेन रिकॉर्ड करवाई थी, ये सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जब आपके सिस्टम्स टॉप लेवल पे इतने ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होते हैं तो नेचुरली जो नीचे की टीम है जो कि उन कंप्लेंट्स को अटेंड करती है, रेक्टिफाई करती है, उनके लिए फिर उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नॉट ओनली दैट कि हम कस्टमर से सेटिस्फेक्शन पूछते हैं, बल्कि जैसे रेट्स की आपने बात की तो रेट वाली बात कि वो ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं करता, वो इसलिए कि कस्टमर को उसके बाद एक SMS आती है कि वी हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट फ्रॉम यू। तो अगर उसने ओवर एंड अबव के उसमें ये आगे लिखा हुआ होता है कि अगर आपने इससे ज़्यादा अमाउंट पे किया है तो प्लीज़ लेट अस नो ताकि हम उसकी रेक्टिफिकेशन करें। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट फ्रंट। हमारा आफ्टर सेल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि अप्लाइंसेज में यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप फैंसी बातें करके अपनी एडवर्टाइजमेंट में निकल जाएं और पीछे आपका स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि अब प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो डिज़ाइंस भी आपकी प्रोडक्ट्स के काफ़ी नए और बड़े अट्रैक्टिव कलर्स भी आ गए हैं कि कुछ कलर्स ऐसे हैं कि जिनको बेगमात बड़ा लाइक करते हैं, कुछ ऐसे जिनको बच्चे बड़ा लाइक करते हैं, डिमांड होती है कि जी इसी कलर में हमने फ्रिज लेना है, व्हाटएवर प्रोडक्ट। ये बताएं कि अगर हम प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करें तो ज़ाहिर है जब प्रोडक्ट इनोवेशन आती है तो उस पर खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा आता है कंपनी का, और फिर जब हम बात करें टेक्नोलॉजी की, जी आपने अगर कहा कि जी इस तरह की कोई हम टेक्नोलॉजी लाएँ जिससे इंसेक्ट्स वगैरह जो है उससे दूर रहेंगे, ज़ाहिर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता होगा। अब आती है कि जी जो प्राइस देनी पड़ती है कस्टमर को, अगर मैं ये कहूँ कि जी पहले कितना पैसा एक कस्टमर को देना पड़ता था एक प्रोडक्ट के लिए ऑन एवरेज, और अब उसमें कितनी % इंक्रीज़ हो गई है, और इन द डेज़ टू कम मज़ीद ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और नई नई चीज़ें आती हैं, इनोवेशन आती है, रिसर्च, तो मज़ीद उसमें फिर प्राइस में इजाफा होता है। अब प्राइस के हवाले से बता दें कि 5 साल पहले, 2 साल पहले, आज और इन द डेज़ टू कम जो मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है बेस्ड ऑन द इनोवेशन टेक्नोलॉजी, इज इट गोइंग टू हेल्प द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते? इट इज़ हेल्पिंग एंड इट इज़ ऑल्सो ऑलरेडी अफोर्डेबल। देखें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, देयर इज़ अ स्ट्रेटजी मार्केटिंग में विच इज़ कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। द ब्यूटी ऑफ दैट स्ट्रेटजी इज़ कि आप कंज्यूमर को वो बेनिफिट प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ फीचर जिस पे जो उसको वैल्यू फॉर मनी लगे, ठीक है, और अगर उसको वो चीज़ वैल्यू फॉर मनी लगती है तो उसमें फिर महंगे वाली जो टर्म है ना ये खत्म हो जाती है। एक्चुअली जब लोग कहते हैं ना फलानी चीज़ महंगी है तो ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, ठीक है ना। कोई ये उस तरह की बात है कि कोई ये कहे कि 500 लेडर्स हैं, अब 500 लेडर्स कम हैं या ज़्यादा हैं, या इट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल। आपका जब कभी भी आप कोई चीज़ की बात करते हैं तो उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ज़रूरी है। तो जब कोई किसी चीज़ के बारे में कहता है कि फलानी चीज़ महंगी है तो ये महंगी, देखें आज 2000 रुपये का बफे लोग खाते हैं जाके रमज़ानों में 1500 से 2000 रुपए के बफे कॉमन है, ठीक है, और देयर आर पीपल जिनको 100 रुपए का खाना भी बहुत महंगा लगता है। तो इसलिए ये कहना कि फलानी चीज़ महंगी है, फलानी चीज़ सस्ती है, ये थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, वापस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारा 5 साल पहले जो प्राइस रेंज था, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो जो प्राइस रेंज है आज भी उसी प्राइस रेंज के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इट्स जो नई इनोवेशन आती है, हमारे लिए जो चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि नई इनोवेशन अगर बहुत ज़्यादा प्राइसी हुई या बहुत ज़्यादा महंगी हुई तो फिर उसमें तो कोई चार्म नहीं रह गया ना, वो तो फिर एक नीश मार्केट के लिए हो जाएगी। एंड वी से दैट वी आर a mass market brand, so we cannot afford to do that कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आए जो सिर्फ एक नीश को कवर करे। Having said that, there are products जो कि नीश के लिए होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन के अंदर अभी एक नई इनोवेशन हम लेकर आए विच इज़ एन एयर फ्रायर माइक्रोवेव ओवन, जो कि बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि डीप फ्राई का टेस्ट लेना चाहते हैं लेकिन ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि ऑयल हेल्दी नहीं है, सबको पता है, तो उसलिए वो एक ड्रॉप ऑफ ऑयल के साथ आपको चीज़ें फ्राई कर देता है। अब दिस इज़ अ नीश प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे अवेयरनेस आती चली
जाएगी वैसे वैसे इसका आपका जो साइज है मार्केट का वो बढ़ता चला जाएगा। एंड द प्राइस विल गो डाउन देन। एंड प्राइस विल गो डाउन ऑटोमेटिकली। हमारा एडवांटेज क्या है कि हमारा चूंकि हम लीडिंग ब्रांड हैं और हमारा वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हम जब भी कोई इनोवेशन लेके आते हैं तो हमारे वॉल्यूम इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके अंदर हम फिर प्राइस को बहुत ईजिली करते हैं। हसन, विल कंटिन्यू विद दिस। हम बात करें कि पाकिस्तान में होम अप्लायंसेस के हवाले से हम अक्सर कहते हैं कि जी एक वक्त आगे सिर्फ ये लग्जरी आइटम से, लेकिन आज हम बात करें तो ये बेसिक नीड बन चुकी है, ना सिर्फ शहरों बल्कि देही इलाकों में भी। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अक्सर जब बात करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जब आप जाएं तो बाय एंड लार्ज आपको फॉरेन ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के हवाले से काफ़ी बात होती है कि जी वो इतनी सस्ती होती हैं कि लोग बाय एंड लार्ज उसको प्रेफर भी करना चाहते हैं, तरजीह देते हैं, इसलिए ज़ाहिर कम पैसों में मिलती है। लेकिन फिर वो रिलायबिलिटी का एलिमेंट लाजमी आ जाता है कि एक आपने चीज़ ली, वो कहते हैं ना कि सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार। लेकिन एक जो अहम चीज़ है वो ये कि दुनिया भर में किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो ब्रांड एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। उस पर रिलायबिलिटी का भी एलिमेंट आता है। ज़ाहिर जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस चीज़ को तो लाजमी देखते हैं कि इससे हमें बेनिफिट कितने हैं, जो मैं पैसे दे रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न बेनिफिट मुझे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे एक बड़ी, हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करें, बड़ी मार्केट शेयर रखती हैं, वो यहाँ से प्रोडक्ट्स की बरामदात भी हो रही है मुख्तलिफ ममालिक में। हम ईरान की बात करते रहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक में होती रही हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इराक, अफ़गानिस्तान, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है और पाकिस्तानी ब्रांड्स एक बड़ा बेहतर इमेज भी पाकिस्तान का क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। अगर हम बात करें हसन ख़ास तौर पे उन ब्रांड्स की जो आपके ब्रांड के हवाले से, एक हम कंपटीशन की अक्सर बात करते हैं ना कि ये देखिए मेरे भी कॉम्पिटिटर्स, आपके भी कॉम्पिटिटर्स, ऑब्वियसली जाहिर सी बात। तो आप क्या कहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंपटीशन बात करें तो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कामयाब रही है कंज्यूमर को मोटिवेट करने में? और दूसरे ब्रांड, अगर हम ये सब कहेंगे कि गैप कितना है कि अगर मैं 10 पे हूँ तो मेरा जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 6 पे है, 7 पे, 8 पे है। राइट देखें एक तो खैर मैं आई वुड से कि माशाल्लाह पिछले 17 साल से अप्लाइंसेस की मार्केट को डॉलन्स एज नंबर 1 ब्रांड लीड कर रहा है। तो हम मार्केटिंग की बुक्स में पढ़ते थे हमेशा कि टू बी नंबर 1 इज़ ईजी बट टू रिटेन नंबर 1 पोजीशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो सिंस लास्ट 17 ईयर्स अल्लाह का शुक्र है हम इस मार्केट को लीड कर रहे हैं। उसके बावजूद कि इतने ज़्यादा फॉरेन ब्रांड जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो मार्केट है पाकिस्तान की, यहाँ पे आप मार्केट में जाएँ अप्लाइंसेस की परचेज़ के लिए तो यू विल फाइंड ऑल दोज यूरोपियन ब्रांड्स अवेलेबल हेयर, देन यू विल फाइंड ऑल कोरियन ब्रांड्स अवेलेबल here, all Chinese brands are here as well, right? Local brands हैं बहुत सारे। तो बेसिकली इट्स अ वेरी कंपैरेटिव मार्केट। ऐसा नहीं है कि जैसे बाज़ मार्केट्स में होता है कि ब्रांड्स ही 2 हैं या 3 हैं तो वो मार्केट को लीड, उनमें से कोई एक लीड कर रहा है, मोनोपोली होती है। तो यहाँ पर बेसिकली सिनेरियो ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कंज्यूमर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर की अवेयरनेस भी बहुत है। देखें फिर यही दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम। आपको शायद सुन के बहुत हैरत होगी पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से कि पाकिस्तान में अप्लाइंसेस की जो मार्केट है उसका तकरीबन कोई 97% शेयर लोकल्स के पास है, यानी जो 3% है सिर्फ 3% ओनली। इसके बीच में जितने आपके फॉरेन ब्रांड्स हैं ये सारे ऑपरेट करते हैं। नाउ द रीज़न इज़ बेसिकली कि और नेचुरली इसमें डॉलन्स के पास मेजर शेयर है इसका अप्लाइंसेस का। मैंने जिस तरह आपको बताया हम नंबर 1 के बाद नंबर 2 जो है देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन, मतलब ये मल्टीपल कहना चाहिए परसेंटेजेस के अंदर है। इट्स नॉट कि कोई 6-7% का गैप है, इट्स बेसिकली मोर देन 20% गैप बिटवीन। परसेंटेज बता दें कि आप की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और उनकी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 25% का गैप है। आप इस तरह से अंदाजा कर सकते हैं, बिग गैप विद द नंबर 2। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नॉमिनल जीडीपी उनकी 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की है। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना की जो तकरीबन 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की। गैप बहुत ज़्यादा, यानी चाइना को अमेरिका को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, इसकी रीज़न है, मतलब ये कोई भी ब्रांड जो इतना कंसिस्टेंट माशाल्लाह से सक्सेसफुल है तो देयर हैज़ टू बी सम सक्सेस स्टोरीज बिहाइंड दैट। तो जो मेन रीज़न है वो ये कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है उसकी अपनी यूनिक नीड्स हैं।
अप्लाइंसेस के यूजेज के लिहाज से। तो आप जब तक उन नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करने की एबिलिटी नहीं रखते होंगे तो जी, तो उसके बगैर आपके लिए सिर्फ ख्वाब है कि आप एक मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं या आप नंबर 1 कभी बन सकते हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज मार्केट, एवरीवन नोज दैट। अच्छा, पाकिस्तान का जो कस्टमर है, होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, ये मैं सिर्फ अप्लाइंसेस के हवाले से बात नहीं कर रहा, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ, कि वो जो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन अवेलेबल हैं दुनिया में कहीं भी, वो उसको लाके पाकिस्तान में और फिट करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करे, जिसके लिए उनको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन और अगर हो सकता है उनको कहीं वक्ती तौर पे कोई रिजल्ट मिलते भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये हैमरिंग आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। यू डू नॉट हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज। तो जाहिर सी बात है आप उसको इस पे कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। डॉलन्स की जो सक्सेस है माशाल्लाह वो ये कि हम एक प्रोडक्ट को, अभी जैसे आपने शुरू में मेंशन किया था, रिपेलेंट की बात हमने की थी, हमने कुछ अभी पिछले साल 2015 में जी मॉस्किटो रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट, विल टॉक ऑन दैट, ये भी हमने लॉन्च किए। इसकी जो रिसर्च हुई है वो 3 साल हुई है, और उस 3 साल की रिसर्च के बाद नॉट ओनली लैब रिसर्च बल्कि इस पे कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स हमने इंडक्ट किए जिनके जरिए उनको वेरीफाई करवाया। और ये सारा कुछ करने के बाद वी केम टू नो, फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो, दुनिया में जिस इंसेक्ट या जिस जानवर के काटने से इंसान की सबसे ज़्यादा मौत होती है वो है मच्छर। और हर साल दुनिया में 7,25,000 लोग, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ डेटा, 7,25,000 लोग सिर्फ मच्छर के काटने से मुख्तलिफ बीमारियों में मरते हैं, जैसे मलेरिया है या डेंगू है। ठीक है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली रेड रीजन में है, राइट। अब ये दैट वाज द इनसाइट जिसके ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि हमें मॉस्किटो रिपेलेंट अपने एयर कंडीशनर्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज आपके बेडरूम में आपको मच्छर तंग करते हैं और वहाँ आपका AC लगा हुआ होता है। पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स केमिकल्स हैं, तो आपके घर में खुदा ना करेगा अगर आपके घर में किसी बच्चे को या किसी को अस्थमा है और आपने स्प्रे कर दिया तो आपका बच्चा तो दूसरी एक बीमारी से बचते आप दूसरी बीमारी का शिकार हो गए। तो इसलिए ऐसा कोई सोल्यूशन चाहिए था जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व ना हो। तो देयर केम दी सोल्यूशन विच वॉज मॉस्किटो रिपेलेंट टेक्नोलॉजी। लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले वी केम टू नो कि दुनिया भर में जो मच्छर हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं। तो जो पाकिस्तानी मच्छर है that may or may not be similar to the Thailand मच्छर or to the African mosquito। तो इसलिए पाकिस्तानी मच्छर के ऊपर इस चीज़ का टेस्ट होना ज़रूरी था। So we hold the project and we started testing at consumer houses the effectiveness of this thing। and जब हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया और वो डेटा हमने accumulate किया and then when we were 100% sure कि ये वाकई पाकिस्तानी मच्छरों पे इफेक्टिव है, only then we launched that product। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए नंबर 1 रहने के लिए या मार्केट को डोमिनेट करने के लिए कि आप अपनी मार्केट की नीड को समझें और उस नीड के हिसाब से आपकी R&D इतनी स्ट्रांग हो कि उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी डेवलप अब हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि अगर वो ये प्रोडक्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जी, तो हसन अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ने अभी तक ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको शुरू में क्योंकि बताया था कि अगर हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो प्रोडक्ट को बहुत एक्सपेंसिव बना देती है तो शायद वो तशहीर में यानी एडवर्टाइजिंग में या मुख्तलिफ जगहों पे फेसबुक पे चलाने के लिए और वर्ड ऑफ माउथ बनाने के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन परचेजेस में कन्वर्ट नहीं होती। कस्टमर जाता है, इंक्वायरी करता है, महंगी लगती है, छोड़ देता है। ठीक है, तो हमारे लिए हमेशा चैलेंज ये होता है कि हमें सेल्स वॉल्यूम हमारा मेन एरिया है कि आप एक प्रोडक्ट क्योंकि आपने इतनी, अगर आप सोचें अगर आपने 3 साल एक चीज़ के ऊपर रिसर्च किए, हाउ वुड यू अफोर्ड टू डू दैट कि आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करें और वो सक्सेसफुल ना हो? यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ कंपल्शन है। तो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी को तो मेन चीज़ है। आपको बहुत खुशी होगी ये जान के हमारी 3 डिफरेंट सीरीज़ हैं इस वक्त मार्केट में स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के अंदर, जो कि नॉन इन्वर्टर हैं। यानी इस वक्त मार्केट में स्प्लिट की जब हम बात करते हैं तो एक सेगमेंट इन्वर्टर की है, एक नॉन इन्वर्टर की है। नॉन इन्वर्टर में हमारी 3 डिफरेंट सीरीज़ हैं, जिसमें कि एक लो वोल्टेज सीरीज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, एक एनर्जी सेवर सीरीज़ है और एक ये मॉस्किटो रिपेलेंट वाली सीरीज़ है। इन तीनों के प्राइस पॉइंट सेम है, जबकि इसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट वाली सीरीज़ है। तो उसूली तौर पे तो किसी भी दूसरे ब्रांड की तरह हमें इसका प्राइस प्रीमियम चार्ज करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, बिकॉज वी वांट पीपल टू यूज़ दिस थिंग। जब वो यूज़ करेंगे तो हमारा वैसे ही बेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे नजर रखते हैं। तो दैट इज व्हाई जब प्राइसिंग की बात करते हैं तो जब कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो 2 मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ना। एक तो है कि मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, एक मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च की और आपने महंगी बेचना शुरू कर दी, इसलिए कि आपका बेस बहुत छोटा है और बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर बेस जब आपको बढ़ता है तो फिर प्राइसेस कम होती हैं। अब मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, आपने लॉन्च की और लॉन्च करते ही आपने इतनी कम प्राइस रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें। स्ट्रेटेजी आप लोगों की
जब नई प्रोडक्ट आती है तो बाय एंड लार्ज क्या रिस्क? देखिए, मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया कि जब भी कोई इतनी ह्यूज डेवलपमेंट होती है या R&D होती है किसी एक बेनिफिट या फीचर को डेवलप करने के लिए, USPs जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि मासेस को सेल करना है, तो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं हम। और हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट या जो फीचर है वो लॉन्च ही वही होता है जो कि मार्केट के लिए रिलेटेबल हो। तो अगर रिलेटेबल है तो इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि हर कस्टमर को अपने लिए उस सेगमेंट में वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, तो ही और शी विल गो फॉर इट। तो इसका मतलब कि फिर मासेस के लिए हो जाता है। तो वी डोंट गो विद दैट कि जैसे होता है ना टिपिकल के एक बहुत सारे ब्रांड्स ये करते हैं कि एक उन्होंने एक सेगमेंट अपनी बनाई हुई है जो मासेस के लिए, और एक उन्होंने नीश मार्केट के लिए कोई एक या दो प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च की कि उससे ब्रांड इक्विटी इंप्रूव होती है। क्योंकि होता है ना कि एक जब टॉक ऑफ टाउन बनती है, हर जगह अखबारों में आ रहा होता है, फेसबुक पे शेयरिंग हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड ने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया जिसमें टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, तो टॉकेबिलिटी तो बहुत है, बट which household you would have found or you would found in Pakistan जिसने अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है किचन में जिसमें टीवी स्क्रीन लगा हुआ है और वो टीवी अपने घर का टीवी छोड़ के उस टीवी स्क्रीन के आगे खड़े होकर टीवी देख रहा है? नो वन कैन डू दैट एक्चुअली, सो इट इज इम्प्रैक्टिकल। एक अहम चीज़ आपने भी नोट की होगी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होती है जी, और उनके कॉम्पिटिटर्स को वो चीज़ को रेप्लिकेट करने में 3-6 महीने लग ही जाते हैं। तो इनिशियली जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि प्ले स्टेशन एक प्रोडक्ट थी XYZ कंपनी की, वो जब आई तो प्राइसेस बहुत हाई थी। उनके कॉम्पिटिटर्स को वो प्रोडक्ट लाने में, वही टेक्नोलॉजी लाने में कोई 3-6-8 महीने तो लग ही गए। तो इनिशियली प्राइसेस उनकी हाई थी, फिर स्लोली ग्रेजुअली कम हो गई। अभी बताएं कि आप जो एक नई चीज़ लाते हैं, चाहे वो इनोवेशन की जब बात करते हैं तो इंसेक्ट रेपेलेंट हो या इन्वर्टर की आपने बात की कि जिसमें बिजली की कंजम्पशन कम होती है, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स उस चीज़ को रेप्लिकेट करने में कोई टाइम लगाती हैं? इमीडिएटली वही प्रोडक्ट, उसी लेवल की प्रोडक्ट, उसी इनोवेशन की प्रोडक्ट, उसी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट मार्केट में इमीडिएटली आ जाती है? ओके, देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कैटेगरी को दूसरे लेवल पे ले जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर बेसिकली कोई यूएसपी नहीं है, बल्कि इन्वर्टर एक कैटेगरी है जिसमें कि आप एयर कंडीशनर की एक टाइप है जो कि आपकी बिजली सेविंग करती है, ठीक है। सो यू विल फाइंड इन्वर्टर फ्रॉम ईच एंड एवरी ब्रांड, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड फीचर्स या यूएसपीज, जैसे ये रिपेलेंट हो गया, इंसेक्ट रिपेलेंट है, या डॉलन्स के माइक्रोवेव ओवन पाकिस्तानी खाने बनाते हैं, उनमें बिल्ट इन मेन्यूज़ बिल्ट हुए हुए हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको एक बटन प्रेस करना है और वो पाकिस्तानी खाना आपको बना देगा। बिरयानी अपने माइक्रोवेव ओवन में बना सकते हैं, राइट। ये फीचर हमने जो मेरा ये मॉडल है, हमारा मॉडल जो बिरयानी बनाता है, ये 2007 में लॉन्च हुआ था। आज हम 2016 में हैं और अभी तक किसी कॉम्पिटिशन ने ये कॉपी नहीं किया। इसमें क्या कि आपने वो तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें इंक्लूड कर दी। और जी, मैं आई वुड थ्रू योर चैनल आई वुड थैंक टू ऑफ द वेरी फेमस शेफ़ पाकिस्तान के, शेफ़ महबूब और शेफ़ गुलजार। दीज वर द टू पीपल जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा हमारे साथ इन्होंने काम किया इसके ऊपर, इसकी R&D में। है इस तरह से ये कि माइक्रोवेव ओवन के में मेन्यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए आप खाने सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से माइक्रोवेव ओवन्स आते हैं उनके अंदर जो ये मेन्यूज़ हैं ये इस तरह के होते हैं, जैसे आप पास्ता बना सकते हैं या पिज़्ज़ा बना सकते हैं या पोटैटो वेजेस बना सकते हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के हर घर में कॉमनली यूज़ नहीं होती। तो 2006-2007 में वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, बल्कि 2005 से हमने शुरू किया था। एंड वी थॉट के लोग हमें बोलते हैं कि यार माइक्रोवेव में खाना बन सकता है, तो हम कहते थे हाँ जी बन सकता है। तो कहते थे यार कौन सा खाना बनता है, तो हम कहते थे जी पोटैटोज़ बन जाएंगे, पिज़्ज़ा बनेगा, ये बनेगा। तो कहते ये तो हमारे पाकिस्तानी खाने नहीं है, आप हमें तो बताएं बिरयानी बन सकती है कि नहीं बन सकती। सो फ्रॉम देयर द आइडिया केम, और हमने फिर ये शेफ़ को एंगेज किया। इनसे हमने बिरयानी की रेसिपीज़ माइक्रोवेव ओवन के लिए बनवाई, और फिर उसके बाद वो बनवाने के बाद हमने सप्लायर के साथ इसको R&D किया और इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा गया। यानी जो हमें मेन्यू मिला था शेफ़ की तरफ से कि जी इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको इतनी देर तक गर्म करना है, इतने मिनट तक चलाना है, इस पूरे को हमने सॉफ्टवेयर पे ट्रांसफॉर्म किया। और वो सॉफ्टवेयर जो PCB होता है, यानी माइक्रोवेव ओवन का पैनल अगर आप खोलेंगे तो उसके पीछे आपको एक प्लेट नजर आएगी जो कि PCB कहलाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी है। तो उसके ऊपर ये प्रोग्राम किया गया। तो अब है ये कंज्यूमर के, ये तो मैंने इसकी टेक्नोलॉजी आपको बता दी। कंज्यूमर की साइड से ये है कि माइक्रोवेव ओवन है, उसके एक बटन है, उस पर लिखा है बिरयानी, ठीक है। अच्छा, और ये वन टच है। इसमें है इस तरह के हर माइक्रोवेव के साथ एक रेसिपी बुक या DVD प्लेयर आता है, DVD आता है। उस DVD में जाके या जो बुक है, रेसिपी बुक है, उसमें आपने बिरयानी का मेन्यू खोला, वो आपको बताएगा आपको अगर 4 लोगों की सर्विंग के लिए बिरयानी बनानी है तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो वो इंग्रेडिएंट्स आपने इकट्ठे कर लिए, उसको एक प्लेट, बाउल में या डिश में जो भी आपको बनाना है उसमें आपने रखा। रखने के बाद आप उसको माइक्रोवेव ओवन में रख दें,
बंद कर दें और बिरयानी का बटन प्रेस कर दें। इसके बाद माइक्रोवेव क्या करेगा, उस अंदर रखी हुई चीज़ के साथ नन ऑफ योर बिजनेस। आप सिर्फ इंतजार करें, उस पर रिवर्स काउंटर चलना शुरू हो जाएगा। वो आपको रेसिपी बुक में भी लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल में 15 मिनट में ये बिरयानी तैयार हो जाएगी, तो 15 मिनट का रिवर्स काउंटर चलता रहेगा। जब 15 मिनट के बाद आप माइक्रोवेव ओवन खोलेंगे तो आपको उस टेस्ट की बिरयानी मिलेगी खाने को जो कि आप घर में वैसे बनाते हैं। इसमें ये चीज़ लाने में आपने आम आदमी का तो भला कर दिया, हर बंदा इससे बेनिफिट उठाएगा, लेकिन जो ये शेफ़ हैं और ये कुकिंग चैनल्स हैं, इनके आप कॉम्पिटिटर बन गए? नहीं, इनके कॉम्पिटिटर नहीं बने, इनको हमने एक नया लेवल प्रोवाइड किया है। बिकॉज आप देखेंगे अभी, बल्कि ये इस रमज़ान में हो रहा है अभी भी हमारे चंद चैनल्स पे, हमारे जो ये लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और ये सिर्फ यूजेज वो नहीं है कि उसमें कुछ रख के गर्म कर लिया, बल्कि बाकायदा उसमें खाना बना के दिखा रहे हैं। एयर फ्रायर माइक्रोवेव ओवन जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, उसमें हमारे कई चैनल्स पे जो शेफ़ हजरात हैं हमारे, ये बेसिकली उसमें एयर फ्रायर माइक्रोवेव ओवन में फ्राइंग कैसे होती है। आपको फ्रेंच फ्राइज उस तरह की मिल जाती है जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे जिस तरह की फ्राइज आपको मिलती हैं। एक ड्रॉप ऑफ ऑयल आप फ्रोजन फ्राइज के ऊपर ब्रश करें, माइक्रोवेव ओवन में रख दें और 10 मिनट में आपको 2 से 3 लोगों की सर्विंग के लिए फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर हम एक्सपोर्ट बात करें तो हसन, कौन कौन से ऐसे ममालिक है जहाँ पे आपकी कंपनी और यहाँ से दूसरी ज़ाहिर जो होम अप्लायंसेस हैं जी, जब हम कहते हैं ना कि जी हमने बरामदात को बढ़ाना है अपने, तो मार्केट एक्सप्लोरेशन की बात है कि जाए आगे मार्केट एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अभी तक कौन से ममालिक में आप एक्सपोर्ट करते हैं? अभी तक हम बेसिकली अफगानिस्तान में कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट। उसके अलावा जो ये ब्लैक अफ्रीकन कंट्रीज़ है यहाँ पे, इराक है, यमन टाइप की जो कंट्रीज़ हैं, इनमें हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। कुछ वॉल्यूम हमने इस साइड पे जो हमारा अपना रीजन है इसमें श्रीलंका और बांग्लादेश में भी, मिडल ईस्ट में भी हमने एक्सपोर्ट की है। एंड वी आर इन डिस्कशन विद गवर्नमेंट के वो इसमें कुछ सब्सिडीज़ दे या कुछ इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करे एक्सपोर्ट के लिए, ताकि पाकिस्तान से बहुत चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए। तो हम खुद इस डिस्कशन में हैं, लेकिन वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि मतलब एक चीज़ को पे अगर कोई एक्शन अभी तक हमें नहीं मिला है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उसके इंतज़ार में बैठे रहें। तो वी आर डूइंग आवर वर्क। हमने अप्लाइंसेस का सबसे बड़ा फेयर दुनिया में जो लगता है वो चाइना में लगता है, कैंटन फेयर कहलाता है वो, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। हम डॉलन्स ब्रांड को वहाँ लेके गए और उनके इंटरनेशनल पवेलियन में, जहाँ सारे दुनिया के इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से, उसमें पाकिस्तान को डॉलन्स ने रिप्रेजेंट किया है और हमने वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी वहाँ डिस्प्ले किए हैं, दुबई में किया और वहाँ से हमारे पास कस्टमर्स। दैट्स ग्रेट सैयद हसन जमील, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।